जनरेटर ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी एक सीरीज में ट्रांसफार्मर आ जाता है, किसी दूसरी सीरीज में क्या होता है आप लोगों का जनरेटर आ जाता है, इस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो एसी जनरेटर में एसी नाम से क्लियर हो रहा है, लिख लो इट इज अ डिवाइस, इट इज डिवाइस which convert mechanical energy to electrical energy, mechanical energy to electrical energy, ठीक है। It is a device which convert mechanical energy to electrical energy. Then second term आप लोग इस पे लिखे प्रिंसिपल इसका, तो it works on the principle of electromagnetic induction. इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रिंसिपल पूछे होते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, 4 ऑप्शन देते हैं। डीसी जनरेटर का क्या प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, whenever magnetic field lines changes with conductor, induced EMF will produce in it. Induced EMF will produce in it, ठीक है। तो इसका मेन डायग्राम आप लोग देखोगे तो उससे फिर आप लोगों को बड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो डायग्राम पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से पहले एक बार रिवाइज करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी कंडक्टर से पास करेंगी तो ईएमएफ पैदा होता है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आप लोगों को मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। आप लोग इस तरह से 2 मैग्नेट्स लेते हो, नॉर्थ और दूसरी तरफ आ गया साउथ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये जो जो हम लोग लेंगे वो लिखते चलेंगे कि क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं मैग्नेट्स, ठीक है। तो मैग्नेट्स कौन से आ गए, नॉर्थ एंड साउथ, है ना, विच विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इनकी शेप कॉनिकल शेप होती है, ठीक है। मैग्नेट्स की इस तरह की शेप होगी, ठीक है, सांप की तरह। इस तरह से एक होगा, दूसरा इस तरह से होगा, ठीक है, इस टाइप, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो थोड़ा सा रफ सा से बना रहा हूँ, बिल्कुल फेड सी लाइन भी है। और अब इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग यूज करेंगे किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है, ठीक है। ये है आप लोगों का सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर फिर वायर के टर्न्स हम लोग देते हैं, ठीक है। तो वायर के टर्न्स ये दे दिए आप लोगों ने इस तरह से, यानी और ये टर्न्स, ठीक है। ये वायर है, सिंगल एक लूप में बना रहा हूँ, ऐसे कई सारे टर्न्स होंगे, ठीक है, एक वायर। और उसको हम लोगों ने रख दिया ए बी और एक कॉर्नर सी और डी। और ये जो सिस्टम है ए बी सी डी, इसको बोला जाता है आर्मेचर, ठीक है। ABCD कॉइल जो है दैट इज आर्मेचर, ठीक है। मैग्नेट समझ गए ना, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, अब ये आगे अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके थ्रू ये जो वायर गई इसको स्लिप रिंग्स पर रोटेट करेंगे इस तरह के। और ये जो स्लिप रिंग्स है ये कॉपर के बने हुए होते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग्स कॉपर के बने होते हैं। तो एक वायर जो है ना स्लिप रिंग के अंदर कनेक्ट कर दी। जैसे मान लो ये देखो, ये रिंग टाइप है, ढक्कन जो है ना रिंग टाइप है। तो वायर की होगी ना ऐसे कॉपर की बनी होगी, एक वायर ना इधर लगा देंगे, ठीक है, एंड उसका सोल्डरिंग कर देंगे। और इसी के थ्रू वायर का जो दूसरा एंड है ये जाएगा इधर से, और दूसरा जो स्लिप रिंग आएगा उस पर इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इधर कनेक्ट होगी।
तो अब होता क्या है कि जैसे ही वायर रोटेट होती है ना, तो वायर फ्री होती है। वायर इस तरह से शोल्डरिंग की होती है ना अंदर, कि वो अंदर हाथ इससे टच रहेगा वन एंड, जैसे लिप टच है इधर, और घूमता रहे। उसकी मैं जितनी मर्जी रोटेशन कर लूँ, उससे ऐसा नहीं कि वायर के ऊपर टर्न आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लिप रिंग का, कि इसका ये रोटेट करते हैं तो वायर जो रोटेट करने पर फ्री होती है। क्योंकि अगर जब इसको रोटेट करते हैं वायर को, आगे बताऊंगा कि क्यों रोटेट करना है, तो रोटेशन के कारण क्या होता है कि वायर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते करते उसकी एक पॉइंट आएगा जिस पर वो ब्रेक हो जाती है। तो अगर रिंग्स यूज ना करें तो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंड हैंड इधर लगा दिया। इन पर जो भी चार्ज पैदा होगा ना, जैसे मान लो ये वायर है और ये मेरा स्लिप रिंग है और इसका ये एंड इधर गया, तो अब मैं इस वायर पर जितना भी करंट पैदा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इस वायर के थ्रू इस रिंग के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं और फिर रिंग से उठा लेंगे हम लोग। तो रिंग से उठाने के लिए क्या करते हैं, ब्रशेस का यूज किया जाता है। इस पर जैसे चार्ज आएंगे तो फिर ब्रशेस यूज किए जाते हैं। ये रिंग्स है, दैट इज R1 R2। तो थर्ड कंस्ट्रक्शन आ गई आपकी स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, ठीक है। फोर्थ आपका लग गया इसमें ब्रशेस, ब्रशेस, ठीक है। V1 ब्रश आ गया, दूसरा इधर भी ब्रश आ गया, V1 V2 ब्रश, ठीक है, V2 ब्रश। अब मेन काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या काम स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करनी है। अगर ये वायर ऐसे ही रहेगी तो एरिया जो है, जो एरिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो फिक्स्ड हो गई है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस टाइम सो रही तो सोई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। इसकी जैसे रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी कट कर रही है इसको, वो चेंज होती जाती हैं। तो इसको रोटेशन देने के लिए इधर शाफ्ट यूज की जाती है, ठीक है, शाफ्ट यूज की जाती है। और टरबाइन भी जिसको बोलते हैं, इस तरह से भी होती है शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट यूज की जाती है, शाफ्ट, ठीक है। इसको रोटेट किया जाता है। इसकी रोटेशन मैन्युअली भी कर सकते हैं, तो छोटे लेवल पर आउटपुट मिलेगी। बड़े लेवल पर लेनी हो तो पानी की हेल्प से रोटेट कर सकते हैं, स्टीम की हेल्प से रोटेट किया जा सकता है, या कोई बिंड ले लो या कोई टायर से रोटेट कर लो, किसी तरह से। मेन काम है इसको रोटेट करना। तो इसको रोटेट करने से होगा क्या, वो मेन पॉइंट आता है कि क्या होने वाला है। इसको समझो इस तरह से कि ये आ गया आपका सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके सराउंडिंग में मान लो वायरिंग की है मैंने, है ना, ABCD। और मैग्नेट्स थोड़ी देर के लिए इस साइड एक नॉर्थ है और उस तरफ साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं नॉर्थ से साउथ। तो आप लोग अज्यूम करो कि इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस तरह से, ठीक है, और ये आपका है। तो अब इसको मैंने मैकेनिकल एनर्जी देनी है, क्योंकि मेन डेफिनेशन देखो, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो रोटेशन दे रहा हूं मैं, दैट इज मैकेनिकल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से आ रही है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, इस तरह से मार्कर की तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो एंगल 90 डिग्री है इस तरह। तो B और A के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है ना। फिर क्या होगा, इसको मैं रोटेशन स्टार्ट करूंगा। जैसे ही रोटेशन स्टार्ट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास कर रही है इससे, दैट विल स्टार्ट चेंजिंग। क्योंकि स्टार्टिंग में इस टाइम हो सकता है इससे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, जैसे इसकी रोटेशन करूंगा तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, फिर इस पोजीशन पे लेकर आ गया तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, इससे पास करेंगी। फिर इसकी रोटेशन दूंगा, फिर से कम होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो होती जाएंगी। आप समझ रहे हो रोटेशन से क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले ऐसे है तो बड़ा कम फ्लक्स इससे चेंज हो रहा है ना, बड़ी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जा रही है। जैसे इस तरह से रोटेशन स्टार्ट की तो क्या होता जा रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है इससे वो बढ़ती जा रही है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास कर रही हैं तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगी। जीरो था इधर, यहां से चला करंट बढ़ता चला, तो ग्राफ पे AC का ग्राफ पता ही तो मैं जीरो से स्टार्ट होता और पीक वैल्यू लेता है, पता है ऐसे ग्राफ। तो जीरो फिर वो अपना बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे फ्लक्स कम पास हो रहा है, डिक्रीज होते होते जीरो आ गया। अगर तो रोटेशन से ये हो रहा है। तो रोटेशन का यूज क्यों किया जा रहा है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
जो पास कर रही है आर्मेचर से दैट विल स्टार्ट चेंजिंग, और अगर चेंज करेगी तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन इट। बात आ रही समझ? तो जैसे इस पर करंट पैदा होगा वो फिर शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, इन वायर्स के थ्रू इधर आ जाएगा, ठीक है। स्लिप रिंग्स, इन रिंग्स के ऊपर आएगा, कॉपर का यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ गया। अब इस चार्ज को ब्रशेस के थ्रू हम लोग ले लेंगे इधर से आउटपुट, और अगर आप लोग चाहो तो गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हो आउटपुट पर। गैल्वेनोमीटर अगर आप लोग यूज करते हो दो एंडिंग पॉइंट पर इधर गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर देता है कि करंट आया, और उसकी रीडिंग भी अगर आप लोग देखोगे ना तो इस तरह की आती है, जैसे गैल्वेनोमीटर ले लेना हम लोग, और गैल्वेनोमीटर का एक जीरो होता है इस टाइप 1 2 3, और इस तरफ भी होता है 1 2 एंड 3। गैल्वेनोमीटर की रिंग क्या करती है, एक साइकिल पर इस तरफ जाती है, और फिर जैसे नेक्स्ट साइकिल आएगा ना उसके बाद फिर इस तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी पोलैरिटी बदल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर पोलैरिटी बदल गई तो विच मींस एसी मिल रहा है। बात नहीं समझ? तो गैल्वेनोमीटर तो डिवाइस के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं, या आप लोग चाहो तो इधर रेजिस्टेंस लगा सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो। इस पॉइंट के थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं, दैट इज आरएल, इसको लिख सकते हैं लॉ। बातें आ रही समझ? वर्किंग समझ आ रही है इसकी क्या थी वर्किंग? कंस्ट्रक्शन आप लोग थोड़ा बहुत बुक रीड करोगे ना तो आप लोग लाइनें कर लेना, जैसे 4-5 तैयार कर लेना लाइनें लिखने की, ठीक है। आर्टिकल अच्छे से तैयार करना है सारे। फिर बात करते हैं हम लोग वर्किंग की। वैसे वर्किंग मैंने अभी डिफाइन कर दी तो मैं सारी वर्किंग पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी दी जाएगी उस मैकेनिकल एनर्जी से इसकी रोटेशन स्टार्ट की जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम दिस सरफेस विल स्टार्ट चेंजिंग, and due to changing magnetic field lines induced EMF will produce। बात आ रही समझ? अब बात ये आती है कि induced EMF कितनी पैदा होगी। So according to Faraday's law, induced EMF E will be equal to minus rate of change of flux। पता नहीं तो सबको, इंड्यूस्ड ईएमएफ से नेगेटिव d∅ by dt, एंड phi is equal to ba cos theta। phi is equal to ba cos theta। अब इधर एक छोटी सी बात देखने वाली होती है, थोड़ा सा डायग्राम देखो, इधर ही देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इस तरह से नॉर्थ है ना, और इस तरह से ये आपका साउथ है, ठीक है। साइड व्यू देखो, मान लो किसी पॉइंट पर ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसको घुमाया और ऐसे दिख रहा है साइड से। तो इसका अगर एरिया वेक्टर बोलूं तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पता नहीं सबको ए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इस तरफ बी। इसमें तो नहीं डाउट आ रहा है किसी को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ, एरिया वेक्टर इसका इस तरफ। तो ये एंगल क्या है, थीटा। तो वो एंगल है ये थीटा। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल है थीटा। और आप लोगों को पता होगा कि अगर ये चीज रोटेट कर रही है तो इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, है ना। और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, हां। और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पता ना +1 का कांसेप्ट है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली कि थीटा से डिस्प्लेस हो रहा है, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इधर ओमेगा टी भी लिख सकता हूं, phi इज इक्वल टू ba cos of omega t, where omega is the angular velocity। अब बात करते हैं इस phi की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने की। सो पुट वैल्यू ऑफ phi इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 becomes E is equal to d over dt, और phi की वैल्यू क्या आ गई, va cos of omega t। देन इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव ba आउट आ गया, और cos का डेरिवेटिव सबको पता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन, और नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, माइनस साइन ओमेगा टी आ गया, और ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव एक ओमेगा आउट आएगा। तो आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने वाली है दैट इज बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर दिस इज इक्वल टू पीक वैल्यू, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू बी ए ओमेगा, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और उधर से आप लोग ये चेक कर लोगे इसी से कि सो E इज इक्वल टू, इस सारे को E नॉट लिख दूंगा,
ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और करंट किसके इक्वल होता है? करंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू E ओवर R। तो E ओवर R आ गया, देखो E ओवर R और E की वैल्यू डाल दो, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर R। तो E नॉट ओवर R क्या होता है? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और आप लोगों को इतना पता है अभी, क्योंकि आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर दी कब से, कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है ना, आउटपुट जो करंट मिल रहा है दैट इज AC मिल रहा है, लेकिन इसमें ओमेगा टी जो है ना उसको हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा नोट कर लिए सारा कुछ नोट ही कर दो नोट कर इसको। तो दो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी, अल्टरनेटिंग EMF की मिलेगी एंड अल्टरनेटिंग करंट की मिलेगी, जिस पर I नोट क्या है? E ओवर R। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ से पहले ये देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आया ना, तो इसी को मैं क्या लिख सकता कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। अब बात करते हैं कि किस तरह से साइकिल होगा और किस तरह से आप लोगों को आउटपुट मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का स्टार्टिंग जो फेज था ना वो था थीटा की वैल्यू इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू I नॉट साइन 0 व्हिच इज इक्वल टू 0। करंट स्टार्टिंग में मिल गया 0। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 कब हुआ? थीटा इक्वल टू 0, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में, ये वाला स्टेज स्टार्टिंग में इस स्टेज पर जब होगा ना तो करंट आपको 0 मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ और एरिया वेक्टर इस तरफ, तो 0 मिला। फिर हम लोगों ने रोटेशन दे दी है, इसको रोटेशन दी, ये नेक्स्ट ले लो 90 बन गया, एरिया वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, तो थीटा इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू 90 पे क्या आ गया? I इज इक्वल टू I नॉट साइन 90 एंड साइन 90 आपको पता है मैक्सिमम दैट इज I नॉट पीक वैल्यू मिली है। इसकी पीक वैल्यू हम लोग अपनी तरफ से ये ऊपर एक लाइन ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव I नॉट है और इस तरफ एक लाइन ले लेते हैं दैट इज ये माइनस I नॉट। तो इधर आप लोग ले लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये ले लो। ठीक है, इधर थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या हुआ? इंक्रीज, मैक्सिमम पीक वैल्यू, पीक I नॉट पे पीक वैल्यू आ गई। और इसका एक और मतलब हुआ है, देखना जरा, 0 से 90 के बीच में ये है 0। ठीक है, इधर ये क्या हुआ? 0। फिर आप लोगों की ऐसे जानी तो मैक्सिमम आ जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल पर क्या होना है? 0 मिनिमम। और फिर क्या होगा? नेक्स्ट साइकिल पे आपका 0 90 और जोड़ लो, तो थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो I इज इक्वल टू 0। यस सर। तो फिर ये आप लोगों का नेक्स्ट 180 डिग्री पर क्या होगा? 0, इधर से 0 आ जाएगा। समझ पा रहे ना? यस सर। फिर क्या होगा? थीटा की वैल्यू 270। यस सर। नेक्स्ट सो I की वैल्यू I नॉट साइन ऑफ 270, साइन 270 होता है माइनस का, देखो माइनस I नॉट, माइनस I नॉट इस तरफ, तो आपकी इस तरफ आ जाएगी 270 पर नेक्स्ट साइकिल पर। थीटा इज इक्वल टू 270 पर ये नेगेटिव आ जाना है इस तरह से, लग रहा ना पता? फिर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 360 और फिर एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सो 360 पर फिर से I नॉट साइन 360 की वैल्यू 0 होती है तो 0 बन गया, तो फिर से अपना क्या आ जाना है? 0 पे आ जाना। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका इस तरह, देखो पॉजिटिव, जब गैल्वेनोमीटर इसमें ना एक डायरेक्शन शो कर रहा था, मैंने बताया था ना, जब गैल्वेनोमीटर 0 से इस तरफ जा रहा था पॉजिटिव, तो वो ये हाफ है। नेक्स्ट आपके लिए वो दूसरी साइड की रीडिंग दे रहा है। तो ये पूरा 360 डिग्री कब हुआ? ये पूरी रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन 360, तो उस पर आपको पॉजिटिव हाफ भी मिलता है और नेगेटिव हाफ भी मिलता है।
और इसी को बोलते हैं हम लोग एसी जनरेटर, एसी साइकिल आपका प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, थीटा ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, लग रहा है ना पता। और थीटा इज इक्वल टू 360 पे 0, तो ये आप लोगों का थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। आ रही बात समझ? ये कंप्लीट आप लोगों का साइकिल बन गया। अब आप लोगों के लिए ना इधर से करंट शो कर रहा है, करंट की आउटपुट के लिए, ठीक है, ये रोटेशन क्लियर हुई बात है। तो एसी जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट।